वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सर रुके, अभी पूरे बच्चे नहीं आए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ हेडिंग बना रहा हूँ। जी बेटे, अब आ गई होगी स्क्रीन, क्योंकि मैंने शेयर नहीं की थी। मैं भूल गया था कि मैं समझा मैंने शेयर कर दी है। यस सर, आ गई। हाँ जी, आ गई। और आपके दोस्त भी आ गए जिनका आप इंतजार कर रहे थे। तो शुरू कर दो भाई, नहीं इजाजत है सर, आपकी। अभी कुछ नहीं आए। जी अभी कुछ नहीं आए सर। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। नाम बता दूं, आप पूछें तो। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मगर मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हमारा लास्ट टॉपिक था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो मैं आपको जरा दिखा दूं। एक्स्ट्रा क्लास में हमने पढ़ा था, वो था मेटेलिक क्रिस्टल्स या एटॉमिक क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी तीन टाइप के पढ़ लिए थे हमने। अब हमने अगली जो बात करनी है वो करनी है आज हमारी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स सर की। एक्स्ट्रा क्लास कब हो रही सर? बेटा सजील, मैसेज कर दे भाई यार, आवाज नहीं आ रही मुझे ना सही से। तो भाई मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखें, आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया होगा जब हमने विस्कोसिटी पढ़ी, हमने सरफेस टेंशन पढ़ा। तो वहाँ हमारे पास हमने बात करी थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है भाई, किसकी बात की थी हमने? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी। तो ये जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उसमें एक फोर्स तो हमने बात की थी, एक होती है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये एक हो गई। इसके अलावा इनमें और क्या होती है भाई? वेंडर वॉल फोर्स भी हो सकती है। वेंडर वॉल फोर्सेस जो है वो हमारे पास भाई एक्स्ट्रा क्लास जो है वो हर पीर को होती है। यानी इंशाल्लाह पिछले पीर को हुई थी और अब हर पीर को हुआ करेगी। और वो टाइमिंग होगी हमारी 8:30 से ऑनवर्ड। 8:30 पे शुरू होगी और उससे आगे जब मेरा दिल चाहेगा या मैं जब थक जाऊंगा तब खत्म कर दूंगा। तो तकरीबन कोई 2 सेशन तो हो ही जाते हैं, तकरीबन 1 घंटा तो होती है क्लास। और एक्स्ट्रा क्लास की वीडियो वगैरह जो है वो मैं ग्रुप पर भेज चुका हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप पर नहीं है तो भाई बराए मेहरबानी इसे ऐड कर दें। अच्छा जी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे पास एक किस्म की जो फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी हमारे पास कहलाती है वेंडर वॉल्स फोर्स। इसके अलावा और भी हैं। और में जिसमें जैसे लंदन फोर्स भी होती है, डायपोल डायपोल फोर्स भी होती है, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स भी होती है, बहुत सारी टाइप है। बट हम बहुत ज्यादा जो डिस्कस करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडर वॉल फोर्सेस को करते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड या वेंडर वॉल फोर्सेस हैं वो हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैं आपको समझा चुका।
कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आप लोगों को जो बताया था वो ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अपने ही मॉलिक्यूल में किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर वो कोई हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस कहाँ होती है भाई? वेंडरवॉल फोर्सेस उनके दरमियान होती है जिनमें हमारे पास पोल्स क्रिएट नहीं होते, यानी नॉन पोलर में होती है वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन के दरमियान जो है ना वो वेंडरवॉल फोर्सेस है, इसीलिए आयोडीन सॉलिड है। अब जैसे हमारे पास एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, हम लोग पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते फर्स्ट ईयर में, बहुत बड़ी गलती है हमारे कोर्स की, उसमें फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक टेबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बट मैं बता देता हूँ कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ग्रुप 7A कहलाता है वो। ग्रुप 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, F2Cl2Br2I2। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में FCl, Br और I लिखा होगा, बट ये एग्जिस्ट डायटोमिक फॉर्म में करते हैं तो इसीलिए मैंने F2Cl2Br2 और I2 लिखा। F2 और Cl2 ये दोनों गैसेज हैं, Br2 लिक्विड है और I2 जो है वो सॉलिड है। डाउन द ग्रुप इनकी वेंडरवॉल फोर्स बढ़ रही है। वेंडरवॉल फोर्स क्या होती है? एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कर रहा होता है। एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन से अगर अट्रैक्शन कर रहा है उसे वेंडरवॉल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वेंडरवॉल फोर्स, लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, बहुत किस्म की फोर्सेस हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनता ही इसी वजह से, जो हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो बनता ही इसी वजह से। जैसे मैं इसकी एक बड़ी आम एग्जांपल दूं कि भाई पानी लिक्विड है, H2O क्या है? लिक्विड है। अगर मैं H2O को आइस बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। H2O से आइस बना कैसे? हमने फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने से हुआ क्या? फ्रीज करने से हुआ ये कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना वो बढ़ गई। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो गई? बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो आइस इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आइस क्या है? एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। आइस का शेप क्यूबिक होता है। ठीक है, आइस का शेप क्या होता है? क्यूबिक। तो अगर कोई क्रिस्टल बन जाए किन वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं। तो वाटर की एक सबसे आम एग्जांपल मैंने आपको दी कि भाई H2O तो लिक्विड है, अगर मैं उसे फ्रीज कर दूं तो आइस बन जाएगा। और ये आइस क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड से जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो इसने बना लिया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को अगर मैं डिफाइन करूं तो जरा डेफिनेशन लिख लें इसकी। These solids consist of molecules which held together, हाँ जी क्रिस्टल है, by weak intermolecular forces। ठीक है तनवीर भाई, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहाँ पर बड़ी मसले। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो, अब मैं बताऊं यार, मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे कि हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें उन्होंने बॉन्डिंग का चैप्टर ही खत्म कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ना दो किस्म की बॉन्डिंग है, आयोनिक भी है और कोवेलेंट भी है। कैसे है? कैल्शियम और कार्बोनेट के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है और कार्बोनेट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, या ऐसे मैं दूसरे लफ्जों में ये कह लूं कि भाई ये कोवेलेंट है जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है।
जैसे बहुत से ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें आयोनिक कैरेक्टर होता है, जैसे HCl। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट H पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों है भाई? क्योंकि इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाँ, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, हमारे कोर्स में ही नहीं है। मसला सारा ये, हमारे कोर्स में आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट तो है, बट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। मुझे इसकी नॉलेज इसलिए इतनी हो गई क्योंकि भाई ए लेवल्स के अंदर ये टॉपिक है कि ए लेवल्स में जो है वो बाकायदा दोनों टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक। तो वहां से मेरा भी क्लियर हुआ है मामला, वरना मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन रहती थी इसमें। तो किताब पढ़ने से आइडिया हुआ कि ये मामला क्या है। तो किताब पढ़ेंगे ना, बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, तो डेफिनेशन हो गई। फिर हम लिखेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टी में भाई सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मॉलिक्यूल्स इन दीज सॉलिड्स आर एसोसिएट थ्रू वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्स, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी है भाई, बहुत सारी है। दूसरा पॉइंट, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आयोडीन जो है ना, आयोडीन हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोडीन हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यानी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। तो आयोडीन जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। आयोडीन डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। और जो सॉलिड्स गैस में कन्वर्ट हो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल ताहिर भाई, आपने सही कहा है, बाकी लोग भी जवाब दे दें। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं बेटे, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या लाता है? जब हमारे पास गैस से लिक्विड जाए उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा भाई, सब मौजूद है भाई? अभी जरा 2 मिनट हाथ रोक लें अपना लिखने से और जरा मेरी बात गौर से सुन लें। कल कोचिंग आना है आप लोगों ने ना, ठीक है? हमारे पास भाई, कल की मैं बात कर लूँ उसके बाद मैं आपके बात की जवाब देता हूँ तनवीर भाई। तो भाई कल आना है आपने कोचिंग, और कोचिंग में हमने बुलाया तो कॉपी चेकिंग के चक्कर में, बट कॉपी चेकिंग नहीं होगी। मैं कल एक फिजिकल क्लास ले लूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी ना, कि 2 ऑनलाइन 1 फिजिकल, 2 ऑनलाइन 1 फिजिकल, इस तरह से हम लोग क्लासेस को ले रहे हैं।
तो इंशाल्लाह कल जो है वो फिर कोचिंग में मुलाकात करते हैं आपकी टाइमिंग में ही, ठीक है। तो चेकिंग तो नहीं करेंगे कॉपी की भाई, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं कॉपी चेकिंग की बात करूंगा ना तो बहुत से आएंगे ही नहीं कि सर कॉपी चेक करेंगे। भाई मुझे बता दो, इस बार मैंने बुलाया था तो कॉपी चेक की थी? नहीं की थी ना। मेरा मकसद कॉपी चेक करना है ही नहीं। सही है। और सारी फिजिकल होंगी कल की, जो जो भी आपकी क्लास होती है ना, जैसे बायो है, अगर इंग्लिश है, तो वो भी सब कल फिजिकल ही होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आप आ रहे हो, आपकी कल इंग्लिश और बायो भी कल फिजिकल होगी। यार इंग्लिश और बायो की क्लास भी कोचिंग में होगी? हाँ हाँ, वो भी कोचिंग में ही होगी, ठीक है। वो सर भी मौजूद होंगे कोचिंग में, मैं भी मौजूद होऊंगा, तो एक दिन इंशाल्लाह हम जो है वो कल ये वाला मामला कर लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल्स, जी जी बेटे कल होगी, फ्राइडे को। कल फ्राइडे है ना? हाँ कल। एग्जाम्पल लिख ले भाई इसकी। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? ड्राई आइस, आयोडीन आइस, और बहुत भी कुछ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिख लिएगा इसकी। नहीं बेटे, आयोडीन मेडिसिन नहीं है। आयोडीन जो है ना वो हमारे पास दवाइयों में इस्तेमाल जरूर होता है। जैसे एक आया था ना पायोडीन, तो पायोडीन जो है ना वो, हाँ बेटे अभी बताता हूँ। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी, अच्छा सवाल कर लिया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने पूछ लिया। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी अभी बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ मैं बात आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी की। मैं जरा उसकी बात बता दूं। आयोडीन, आयोडीन तो नहीं है, पायोडीन है ना, तो पायोडीन के अंदर आयोडीन जरूर यूज होता है, बट आयोडीन कोई एक मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल जरूर होती है। अच्छा जी, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी का क्या मकसद है भाई? चलो मैं ये जरा लिख के समझा देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी, हाँ जी। आइसोट्रोपी क्या है? आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आती है आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी वाली बात। तो आइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनकी हर तरह से, हर डायरेक्शन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम हो। आइसोट्रोपी क्या होती है? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। तो यहाँ लिख देता हूँ, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपी। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपी, ठीक है। और एन आइसोट्रोपी कहते हैं डिफरेंट हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ये फर्क है भाई आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी का, ठीक है। आइसो का मतलब सेम याद रखोगे ना, याद रहेगा। आइसो का मतलब सेम, सेम का मतलब भाई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद हो गई कि कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये सारी बातें हमारे पास जो है वो मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। केमिकल नहीं होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है ना,
केमिकल प्रॉपर्टी तो हर किसी की कुछ ना कुछ डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का मसला था। एन आइसोट्रोपी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं क्योंकि इनकी फिक्स स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिक होते हैं। और जो अमॉर्फस हैं, हमारे, वो क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। जी तनवीर भाई सवाल करें आप, बिल्कुल करें। अच्छा अच्छा जी। एक्सेप्शन वाला सवाल, मसला पता है क्या है? मसला एक्सेप्शन का आ जाता है भाई प्रॉपर्टी के मामले में। अब जैसे भाई मैं आपको इसकी एक बड़ी आम एग्जांपल दूं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे एक ही हैं। हमारे पास जो है वो सारे एक ही ग्रुप के हैं, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम के मसले अलग हैं, हालांकि एक ही ग्रुप में। मगर एक्सेप्शन आ गई कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कैल्शियम का कम है, जबकि कैल्शियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए। मैग्नीशियम का कम है, कैल्शियम का ज्यादा होना चाहिए, बट मैग्नीशियम का अजीब, ये बीच में जो है वो एक मसला आ गया कि भाई डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, बट अचानक से बीच में कैल्शियम का कम हो गया। तो ये एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत है। उसकी वजह ये कि हमारे पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए ये मामलात आए थे। तो पीरियोडिक टेबल तो अच्छा बन गया, बट उसमें कुछ एनॉमलीज हैं। तो एनॉमलीज की वजह से जो है वो हमारे पास यहाँ एक्सेप्शन आ जाती है। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब एनर्जी फ्लो होगी। भाई एनर्जी का फ्लो करने का क्या मामला है? हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन खुद थोड़ी फ्लो होगा। अब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो है मुझे, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया हुआ है तो मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी। और अगर मैं कोई दूसरा सेल बना रहा हूँ, जैसे वोल्टाइक सेल बनाता हूँ, तो वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक, वो अपना सिंपल सेल बनाता हूँ, तो उसमें मुझे दो ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेने पड़ेंगे जिनकी पोटेंशियल में फर्क हो, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो एनर्जी फ्लो तो होगी नहीं ना, यानी आप फिजिक्स को जोड़ रहे हो इधर कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब एनर्जी फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिजिकल कैसे हुई भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी हुई ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है उसकी, उसके प्रॉपर्टी के चेंज होने पर उसका कोई रेट चेंज नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का फर्क होना चाहिए ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्टेबल है। यानी भाई वही हो गई कि मैंने पानी को सॉलिड बनाया और सॉलिड से गैस बना, वो पानी से गैस बनाई, बट ये है पानी, इनका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। जैसे मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई ना, क्योंकि उसके मेटल की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पे, मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ रहे होंगे, आपको लंबी लग गई होगी, बट बात लंबी की तो ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। अच्छा जी, अगला और आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का वो है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है भाई? माजरत भाई, आज डिस्टरबेंस हो रही है मेरी खांसी की वजह से। आइसो का मतलब अभी मैं ऊपर बता के आया, आइसो का भी मैंने ऊपर आपको बताया सेम। तो आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फस, जो टर्म सही टर्म क्या है? आइसोमॉर्फस है सही टर्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फस, नहीं भाई, कोरोना तो मुझे जुलाई में हो गया था, ठीक है। कोरोना नहीं है ये, कल सर्दी बढ़ गई थी, और सर्दी बढ़ती है तो ये होता है, तो इसी वजह से जो है वो हो गया। तो आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस सही टर्म ये है। तो आइसोमॉर्फस उन्हें कहते हैं जिसमें दो तीन सॉल्ट्स हैं
दो तीन आयोनिक कंपाउंड हैं और उनका क्रिस्टल सिस्टम अगर सेम है, आइसोमॉर्फस क्या होंगे कि दो आयोनिक कंपाउंड जिनका क्रिस्टल सिस्टम सेम हो उन्हें हम आइसोमॉर्फस कहते हैं। तो आइसोमॉर्फस क्या हो कि हैविंग टू कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टल सिस्टम, टू कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, मैं ज्यादा बेहतर है कि यही लिख दूं, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम क्रिस्टल सिस्टम। पॉलीमॉर्फस क्या हो जाएंगे? अब बताओ पॉलीमॉर्फस क्या होंगे? पॉलीमॉर्फस के एक ही कंपाउंड मगर उसके एक से ज्यादा, वन कंपाउंड एंड डिफरेंट शेप्स, कंपाउंड एक हो और शेप डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फस। यानी वन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फस। ठीक है, तो ये है, आप हेडिंग बनाओ। हाँ, इसका पेपर में डिफरेंस आता है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस आता है पेपर में। हेडिंग बनाओ, सबसे पहले हेडिंग बनाओ आइसोमॉर्फिज्म की। पहले आपकी हेडिंग बनेगी आइसोमॉर्फिज्म। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं पहले। बेटे एग्जाम्पल देता हूँ ना अभी आपको मैं। जैसे मैं आपको कार्बन की एग्जाम्पल दूं कि कार्बन, कार्बन का डायमंड भी है, कार्बन का ग्रेफाइट भी है। ठीक है, एक और आता है बकी बॉल, एलोट्रॉप्स हैं वो, एलोट्रॉपी होती है कार्बन की। तीन तरह से पाया जाता है कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल। बकी बॉल को हटा देता हूँ, दो की बात करता हूँ, डायमंड की और ग्रेफाइट की। अब डायमंड का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो डिफरेंट है, ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो डिफरेंट है। मगर दोनों के क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंट हैं, फिर मगर वो है तो कार्बन। तो कार्बन हमारे पास एक कंपाउंड या एक एलिमेंट जो कि एलोट्रॉपी तो दो रखता है, कौन कौन सी? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का शेप अलग है और हमारा, अल्लाह आपका भला करे, ग्रेफाइट का शेप अलग है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है और कहते हैं डायमंड जो है वो क्यूबिक होता है, बट मुझे लगता है डायमंड टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो है वो शायद क्यूबिक के अंदर ही आ रही होती है कैटेगरीज में। तो आप ये कह लें कि भाई डायमंड क्यूबिक है और हमारा जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल है। तो यानी एक ही एलिमेंट है कार्बन, बट उसके दो क्रिस्टल सिस्टम है, तो वो क्या हो गया? पॉलीमॉर्फस। और दो कंपाउंड है जिनका एक ही क्रिस्टल सिस्टम होगा, जैसे NaCl और NaF। NaF और MgO, ये क्या है भाई? आइसोमॉर्फस है। क्यों आइसोमॉर्फस है भाई? इन दोनों का जो है वो क्रिस्टल सिस्टम सेम है, दोनों क्यूबिक है। तो ये है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ आइसोमॉर्फिज्म की, आप डेफिनेशन आप भी लिख लें अपने पास। टू और मोर सॉलिड सब्सटेंस having the same crystal system are called isomorphous, and the phenomena is known as
बेटे अजान की वजह से मैंने माइक बंद किया, अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। सर तब तक दूसरा डेफिनेशन लिखवा दे सर। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात तो ये हो गई, एक दो और बातें एग्जाम्पल हो गई ये तो। इसके अलावा यहाँ एक दो बातें और हैं कि अगर इन दोनों, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ किसकी, NaF और MgO की एग्जाम्पल लूँ मैं, कि अगर मैं NaF और MgO दोनों का सॉल्यूशन बनाऊँ और दोनों को मिक्स कर दूँ, तो जब ये क्रिस्टल बनाएंगे ना तो ये मिक्स्ड क्रिस्टल बनेंगे, उसमें NaF भी मौजूद होगा और MgO भी मौजूद होगा। क्यों? दोनों का क्रिस्टल सिस्टम सेम है। तो ये क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड क्रिस्टल बनाते हैं, दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि आप अपने बात यहाँ लिख लो कि व्हेन देयर solutions are mixed, they form mixed crystals। ठीक है जी, जब इनके सॉल्यूशन मिक्स हो जाएं तो ये मिक्स्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नहीं बनाएंगे ना, फिर डिफरेंट होंगे तो नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस है ना। यानी मैं NaF और CaCO3 को मिला दूं तो NaF अपना बनाएगा, CaCO3 अपना बनाएगा। क्यों? दोनों का सिस्टम चेंज है। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। पेयर सेम है, इनका ज्योमेट्री सेम है, बट ज्योमेट्री के सेम होने से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो जाएगी। NaF की प्रॉपर्टी कुछ होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है भाई, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, चेंज ही होगी। मगर जरूरी, यानी हम ये सोच रहे हैं या हम ये सोच भी सकते थे कि भाई इनकी जो है वो ज्योमेट्री सेम है, तो इसका मतलब तो भाई इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई किसकी, आइसोमॉर्फिज्म की। तो आप आराम से 4 डिफरेंस बना सकते हो, एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल और ये दोनों पॉइंट कि भाई ये दोनों मिक्स क्रिस्टल बनाएंगे अगर आपस में मिक्स हो गए सॉल्यूशन में। देखो और कम करने बलास में तो खाली खीर है ठीक है बस।
क्या चीज? 8 पैसा है नहीं दुकान का कुंडार। अच्छा जी, अगली हेडिंग बनाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तीन मिनट रह गए भाई। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। कल चैप्टर 3 की बात करेंगे फिर इंशाल्लाह। सॉलिड सब्सटेंस which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous, and the phenomena is known as polymorphism। नहीं तनवीर भाई, वहां मैं आपके बड़े मसले हल करा दूंगा, कि वहां एक्सेप्शन पे भी आप बोलोगे कि यार ये एक्सेप्शन सही तो है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वहां पे जो है वो इंशाल्लाह मसले हल कर देंगे आपके, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, बॉक्स नहीं बना रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ एग्जांपल्स, ताकि जो है वो आप लोग भी लिख लो। आप चाहो तो बॉक्स बना लेना। भाई CaCO3 है ना, CaCO3 जो है उसमें दो सिस्टम पाए जाते हैं, ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक। सल्फर, सल्फर में दो मिलते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। और कार्बन में हमें दो मिलते हैं, कार्बन में हमें मिलता है क्यूबिक और हेक्सागोनल। तो ये आप अपने पास कॉपी कर लें एग्जाम्पल। अच्छा, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि एलिमेंट ही एक है ना, तो दे हैव सेम। अच्छा, वीडियो खत्म हो गई तो भाई बात कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? और क्योंकि डिफरेंट है तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं डायमंड से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से डायमंड नहीं बना सकता, ठीक है? मैं ग्रेफाइट से डायमंड नहीं बना सकता, उसको बनाने